आपके अपने YouTube चैनल द स्पेशल में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम जीन और एलील के जो कॉन्सेप्ट है इसको समझेंगे। ये वीडियो देख लिया तो जीन और एलील पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जीन और एलील, तो आप जानते हैं किसी कोशिका में, कोशिका मतलब क्या होता है? सेल। सेल को ही कोशिका बोला जाता है। और कोशिका के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर रहता है गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम बोला जाता है। गुणसूत्र के अंदर जो क्रोमैटिन जाल है, गुणसूत्र के अंदर जो क्रोमैटिन जाल होती है वह अंदर में डेंस फॉर्म में रहती है। और ये क्रोमैटिन जाल किससे बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के ही तो बने होते हैं। तो ये कंडेंस डीएनए होते हैं। जब डीएनए कंडेंस हो जाते हैं तो वही क्रोमैटिन जाल बनाते हैं। ये क्रोमैटिन जाल है, क्रोमैटिन नेट है। और क्रोमैटिन जाल दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जाल का वह हिस्सा जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की क्षमता रखता है यूक्रोमैटिन कहलाता है। और क्रोमैटिन जाल का वह खंड जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्षमता नहीं रखता वो हेट्रोक्रोमैटिन कहलाता है। साथ ही साथ अगर इस क्रोमैटिन जाल को डाई करते हैं, रंगते हैं, तो जो हिस्सा डार्क कलर धारण करता है वही हेट्रोक्रोमैटिन है। और जो लाइट कलर धारण करता है वो यूक्रोमैटिन है। और यूक्रोमैटिन हिस्से में ही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की क्षमता पाई जाती है। ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनता है। तो ये यूक्रोमैटिन ही जीन कहलाता है। अर्थात डीएनए का वह खंड जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्षमता रखता है उसे ही हम जीन कहते हैं। ठीक है। जो क्रोमैटिन जाल होती है इसमें दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है डीएनए। डीएनए में फास्फेट ग्रुप की उपस्थिति के कारण माइनस चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन में प्लस चार्ज होता है। इस प्रकार हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए चारों तरफ से लपेट लेता है। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को जहां पर लपेटा हुआ होता है यही हेट्रोक्रोमैटिन हिस्सा है। और जहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, केवल डीएनए खंड पाए जाते हैं, यही यूक्रोमैटिन कहलाता है, यही जीन कहलाता है। इसी में ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है। तो ये जीन समझ आया? ठीक। अब आगे देखते हैं। कोई भी डीएनए का खंड, ठीक है, कोई भी डीएनए का खंड होता है जिनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, वही जीन कहलाता है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया हुआ। अब एलील किसे कहते हैं? ओरिजिनल जीन में म्यूटेशन के कारण जो बदले हुए रूप उत्पन्न होते हैं उसे ही एलील बोला जाता है। आप देख सकते हैं यही डीएनए खंड में म्यूटेशन हो गया। यहां पर 5वें नंबर पर जो ग्वानिन था उसके स्थान पर साइटोसिन आ गया। यह म्यूटेशन के कारण हुआ, यह पॉइंट म्यूटेशन के कारण हुआ है। अब इनसे ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर प्रोटीन बनेगा। आप देख सकते हैं ये प्रोटीन और ये प्रोटीन दोनों में अंतर है। तो ओरिजिनल जीन के जितने भी बदले हुए रूप होते हैं म्यूटेशन के कारण, उन सभी को एलील या एलीलोमार्फ बोला जाता है। इसी एलील को मेंडल ने अपने समय पर कारक बोला था, फैक्टर बोला था। इस प्रकार
ये जानकारी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी ओरिजिनल जीन रहता है, जैसे मटर में पौधे की लंबाई देखें तो कैपिटल टी अर्थात लंबा पौधा पहले बना, अब उसमें परिवर्तन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, फिर उसमें परिवर्तन हुआ तो स्मॉल टी आ गया। इस प्रकार से अर्थात बौना पौधा हो गया, पहले शुद्ध लंबा बना था, फिर उसके बाद संकर लंबा बना, फिर उसके बाद बौना पौधा बना। तो ये सब कैसे बने? म्यूटेशन के कारण बने हैं। और ओरिजिनल जीन के जितने भी बदले हुए रूप होंगे उनको एलील या एलीलोमार्फ बोला जाता है। तो ये जीन और एलील का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। यह कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बायो के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।